काव्य में दो भेद होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। बहुत प्राचीन काल से ही वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, पद्मावत आदि प्रबंध काव्यों के साथ साथ सूर का सूरसागर और तुलसी की विनय पत्रिका, विद्यापति पदावली आदि मुक्तक काव्य भी हमारे यहाँ लिखे गए हैं। रीतिकाल तो पूर्णतः मुक्तक काव्य का ही काल कहा जा सकता है। रीति काव्य दरबारी कवियों द्वारा लिखा गया था। उन्हें न तो प्रबंध काव्य लिखने की आवश्यकता थी और न ही उनके पास प्रबंध के युग विराट कल्पना थी, इसलिए सभी रीति कवियों ने प्राय मुक्तक काव्य की ही रचना की है। बिहारी अपने युग के लोकप्रिय और प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इस लोकप्रियता का कारण उनका मुक्तक काव्य है। बिहारी ने अपनी कला के प्रदर्शन के लिए एक छोटे छंद को चुना और उसी के आधार पर अपना गंभीर और अप्रतिम सौंदर्य और उनके भावों को प्रदर्शन करके उन्होंने मुक्तककारों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। मुक्तक का अर्थ और विशेषताएं। मुक्तक का अर्थ है बंधन रहित। जिस काव्य का संबंध किसी पूर्वापर कथा प्रसंग से नहीं होता और जो एक संक्षिप्त किंतु मर्मस्पर्शी, चमत्कारिक और भावप्रवण होता है, वह मुक्तक काव्य कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, मुक्तककार एक एक शब्द को खूब सोच समझकर और संभल कर प्रयोग करता है, एक एक वर्ण को सजा कर रखता है, प्रत्येक मात्रा को तोलकर लगाता है और इसी प्रकार एक ही दृष्टिपात में अपनी पूर्ण कला की चमत्कृति की चकाचौंध दिखा सकता है। प्रबंध काव्य के समान मुक्तक काव्य में न तो निश्चित कथा प्रवाह होता है और न ही रस की धारा, जिसके कथा प्रसंग में पाठक अपने आप को भूल जाए। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता। इस प्रकार से मुक्तक काव्य की प्रमुख विशेषताएं, वो प्रमुख का अर्थ मैंने आपके सामने बताया था। अब मुक्तक काव्य की प्रमुख जो विशेषताएं वो आचार्य गणपति चंद्र गुप्त ने निम्न प्रकार से बताई हैं। पहली विशेषता है जिसमें कवि ने ऐसे भावों, प्रसंगों एवं विषयों का चुनाव किया हो जो रस निष्पत्ति की क्षमता रखता हो। नंबर 2, भाषा शैली में सामासिकता और मार्मिकता होनी चाहिए। नंबर 3, भाषा में कोमलता, सरसता और प्रवाह का गुण होना चाहिए। नंबर 4, शब्द योजना में नाद सौंदर्य भी हो तो बहुत अच्छा है। नंबर 5, मुक्तक काव्य में कल्पना की समाहार शक्ति होनी चाहिए। इस दृष्टि से बिहारी सतसई पर विचार करना उचित होता है। मुक्तककार बिहारी की गागर में सागर भरने की क्षमता थी। इसका विश्लेषण, इसका विवेचन हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कर सकते हैं। सबसे पहले है रसानुभूति। मुक्तककारों में बिहारी विभिन्न भावों को रस में बनाकर प्रस्तुत करने की क्षमता रखने की प्रतिभा संपन्न बहुत ही अच्छे कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनके मुक्तकों में नीति, भक्ति, सौंदर्य और श्रृंगार तीनों भावों का रसास्वादन किया जा सकता है। बिहारी ने मुक्तक काव्य की जयदेव तथा विद्यापति की श्रृंगारिक परंपरा को आगे बढ़ाया है। बिहारी ने जिन भावों, प्रसंगों और विषयों का चयन कर अपने मुक्तकों में प्रयोग किया है उससे रस निष्पत्ति में सहायता ही मिलती है। दोहा जैसे छोटे आकार के छंद में विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का सम्यक निर्वाह कठिन होता है, किंतु बिहारी के दोषों में रस के सभी अवयव न होने पर भी रस की अनुभूति होती है। इस दोहे में रस की पूर्ण सामग्री विद्यमान है। कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। यहाँ स्थायी भाव, रति, नायक नायिका परस्पर आलंबर और आश्रय, कहना, नटना, रीझना, खींचना आदि उद्दीपन है और नैनन ही सो बात करना अनुभाव है। संचारी भावों में लजाना, खींचना आदि है। श्रृंगार रस का सहज उद्रेक यहाँ हो रहा है। यह मुक्तक रसानुभूति करने में सर्वथा सक्षम है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है, प्रेम के क्षेत्र में आलंबन के सौंदर्य की एक झलक, उसकी एक चेष्टा या आश्रय की मनोदशा, उसकी एक उक्ति, इनमें से किसी एक चित्र से ही पाठक के हृदय को झंकृत किया जा सकता है। अतः श्रृंगार रस को प्रमुखता प्रदान कर बिहारी ने उचित ही किया है। केवल श्रृंगार की रसानुभूति ही बिहारी ने कराई हो ऐसी नहीं है। भक्ति, हास्य,
शांत आदि रसों की अनुभूति उन्होंने अपने मुक्तकों में कराई है और गागर में सागर भरने का अद्भुत कौशल दिखाया है। दूसरा नंबर आता है व्यंजना का चमत्कार। मुक्तकार को व्यंग वचनों में बहुत प्रवीण होना चाहिए। व्यंग से ही मुक्तकों में चमत्कार आता है और पाठक का सहृदय पर प्रभाव पड़ता है। बिहारी के काव्य में व्यंजना शक्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। व्यंग और उक्ति वैचित्र बिहारी की अन्यतम विशेषताएं हैं। इसका उदाहरण है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बध्यो आगे कौन हवाल। इसी प्रकार नवोड़ा नायिका के प्रेम पास में मधुए मिर्जा राजा जयसिंह जब राजकाज से उदासीन रहने लगे तो बिहारी ने संयुक्ति से उन्हें सहज किया और इसमें व्यंजना का वैभव देखने योग्य माना जा सकता है। नंबर 3 आता है मुक्तक की भाषा शैली में सामासिकता। जो कवि गागर में सागर भरने की क्षमता रखता है वह अपनी सामासिक पदावली युक्त भाषा शैली का सहारा लेता है। मुक्तक काव्य समास युक्त होने पर भी ही अपना प्रयोजन सिद्ध कर सकता है। भाषा की समास शक्ति का अर्थ होता है कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ का समायोजन करना। इस कार्य के लिए दोहा छंद सर्वथा उपयुक्त माना जाता है। बिहारी सतसई का प्रत्येक दोहा गागर में सागर भरने की के समान रसमय अर्थ से परिपूर्ण है। एक छोटे से दोहे में कितनी सारी चेष्टाएं, प्रणय, व्यापारी और हाव भावों को मार्मिक ढंग से यहाँ व्यक्त किया है। बिहारी ने कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे बोन में करत है नैनन ही सो बात। सरल एवं कोमल भाषा। मुक्तक काव्य तभी गागर में सागर के समान रस भर सकता है जब उसकी भाषा सरल, कोमल एवं प्रभावपूर्ण हो। बिहारी की भाषा इस कोटि पर खरी उतरती है। यद्यपि बिहारी का काव्य अधिकांशतः श्रृंगारिक काव्य है जिसमें कोमलता, सरलता और प्रभाव गुणों से युक्त भाषा का आना स्वाभाविक है, किंतु श्रृंगारेतर दोहों में भी बिहारी ने सरलता और कोमलता का ध्यान रखा है। नेक नेक ने मानहूँ कि तो कहो समझाए, तनु मनु हारे तू हंसे, तिन सो कहा बसाए। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी भाषा की प्रभाव और कोमलता को बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी बिहारी सतसई में प्रस्तुत किया है। अगला है नाद सौंदर्य। मुक्तक काव्य में नाद सौंदर्य होना ही चाहिए। बिहारी के दोहों में नाद सौंदर्य विद्यमान है जिसके कारण काव्य में ध्वन्यात्मकता का संचार होता है और उसके काव्यानंद में वृद्धि होती है। इसका एक उदाहरण हम यहाँ देते हैं। छकी रसाल सौरभ सने मधुर माधवी गंध, ठौर ठौर झूमत झपत झौर झौर मधु अंध। यहाँ ठौर ठौर झूमत झपत और झौर झौर में अनूठा नाद सौंदर्य अभिव्यक्त किया है। अगला है कल्पना की समाहार शक्ति। मुक्तक काव्य में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि कवि में कल्पना की ऐसी समाहार शक्ति होनी चाहिए जो पाठक के मस्तिष्क और हृदय दोनों पर सीधा प्रभाव डाले। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समास शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। बिहारी की इसी विशेषता के कारण सतसई के दोहों में नाविक के तीर की मीठी चुभन और स्थायी प्रभाव है, ऐसा कहा जाता है। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। एक छोटा दोहा अनंत अर्थ और क्रिया व्यापारों से संपन्न है। उसमें संप्रेषणीयता का गुण विशेष मात्रा में विद्यमान रहता है। तो इसलिए दोहों के लिए कहा गया है, दीरघ दोहा अरद के आखर थोरे आय, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमिट कूद चली जाए। नाविक के छोटे तीरों की चुभन समस्त शरीर में व्याप्त हो जाती है। उसी प्रकार बिहारी का प्रत्येक दोहा कल्पना की समाहार शक्ति, सामासिकता, सरलता, कोमलता और नाद सौंदर्य के कारण विस्तृत और गंभीर प्रभाव से युक्त होता है। नेत्रों के विविधतापूर्ण प्रभाव को देखिए। नख सिक रूप भरे खरे, तौ मांगत मुस्कान,
लजत ने लोचन लालची ए ललचोही वान। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बिहारी के काव्य का या सब मुक्तक काव्य का विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि बिहारी की भाषा की समाज शक्ति बहुत प्रबल थी, जिसके माध्यम से उन्होंने ऐसे अमर मुक्तक काव्य की रचना की जो भविष्य में भी इस प्रकार रसोद्रेक करता रहेगा। वास्तव में एक मुक्तकार में जो जो विशेषताएं होनी चाहिए वे बिहारी के काव्य में और बिहारी में विद्यमान हैं। गागर में सागर भरने वाला उन जैसा कवि अन्यत्र दुर्लभ है। उन्होंने दोहे के माध्यम से नाविक के तीर के समान जो मर्म स्थल पर ऐसा घाव करते हैं कि पाठक उस घाव को निरंतर सहलाता ही रहता है। कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाहार शक्ति का अधिकाधिक होना एक मुक्तकार के लिए बहुत ही अपेक्षित है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है। और बिहारी में ये दोनों विशेषताएं प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती हैं। उनके दोहे देखने में नाविक के तीर की तरह छोटे होते हुए भी इतने प्रसंगों, संदर्भों, भावों, स्थितियों, अर्थों और उक्ति व चित्रों और व्यंजनाओं से भरे हुए हैं कि वे गंभीर घाव करते हैं। इसलिए पीयूषवर्षी जयदेव और मैथिल कोकिल विद्यापति की परंपरा में बिहारी को ऐसी मधुर शक्कर की रोटी की तरह स्वीकार किया जाता है, जिसको चाहे जिधर से खावे उधर से ही वह मीठी लगती है। संभवतः इसलिए बिहारी सतसईका की अनेक टीकाएं निकल चुकी हैं, फिर भी बिहारी का मूल्यांकन संपूर्ण नहीं हो पाया है। निसंदेह बिहारी के काव्य में जैसा अर्थ गंभीर, वाक्पटुता, सौंदर्य और भाषा शैली और कल्पना की समाहार शक्ति का मणिकांचन संयोग हुआ है वह अन्यत्र दुर्लभ है, गागर में सागर के समान है। अतः बिहारी मुक्तक रचनाकारों में शीर्षस्थ स्थान के अधिकारी हैं। आचार्य शुक्ल के शब्दों में मुक्तक कविता में जो गुण होने चाहिए वह बिहारी के दोहों में चरम उत्कर्ष को पहुँचते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इस प्रकार बिहारी का जो बिहारी सतसई काव्य है वो मुक्तक काव्य की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ काव्य के रूप में हमारे हिंदी साहित्य के मनीषियों द्वारा स्वीकार किया गया है। तो इस प्रकार से इस दूसरे प्रश्न को निम्न बिंदुओं के माध्यम से उत्तर के रूप में हम ऐसे व्यक्त करते हैं। ये दो प्रमुख प्रश्न जो इस बिहारी पाठ के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में दिए गए थे, उनका मैंने दोनों का आपको अपेक्षित उत्तर और उसका प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किया। धन्यवाद। अब अगली कक्षा में हम अगला पाठ सोमवार को घनानंद पढ़ाएंगे। धन्यवाद।